बात करें टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, हमारे इंडिया में एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, करेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है? बेसिकली सेल परचेज पे। फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस इनकम भी है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी है, तो आप ITR 3 भरोगे या ITR 4 भरोगे। अरे नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं होता कि AID क्या है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो छोटे तो अल्टीमेटली सीधा आंसर ये है कि भाई नोटिस आ जाएगा आपको। समझ रहे हो? आपकी डिटेल तो है ही, बैंक अकाउंट तो है ही, आधार नंबर भी है, पैन कार्ड भी है, सब। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, F&O करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, पोजिशनल करते हैं, स्विंग करते हैं, तो हर तरह की ट्रेडिंग पे बहुत सारे खर्चे देते हो। लेकिन इन सब खर्चों के अलावा आपको अपने प्रॉफिट पे देना पड़ता है इनकम टैक्स। अब उस इनकम टैक्स में भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की ट्रेडिंग की आपने। बहुत सारे लोग के सवाल होते हैं, ये सब सवाल आप ही ने पूछे हैं, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ किए थे हमने। उन सब सवालों को हमने पूछा एक प्रोफिशिएंट CA फर्म से, उनके फाउंडर CA ईशान जुनेजा, जो एक्चुअली में मेरे भाई ही हैं, उनके साथ डिस्कशन की, वो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स भी दिए। इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ईशान, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यार स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक को हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस टाइम पे भी STT है, स्टैम्प ड्यूटी है, GST भी लेती है सरकार, तो ये अलग से इनकम टैक्स क्यों देना पड़ेगा? देखो असीम, अगर हम बात करें टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, हमारे इंडिया में एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, करेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है? बेसिकली सेल परचेज पे। मैं आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि सेल परचेज पे टैक्स लग रहा है हमारे, कि हम कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो दैट देयर इज अ टैक्स ऑन दैट विच इज़ इनडायरेक्टली पेड बाय समबडी एल्स। जैसे कि आपके केस में ब्रोकर पे करता है STT, बट वो नहीं पे करता जो एंड कस्टमर है, जो सेल परचेज एक्चुअल में कर रहा है। सो दैट इज इनडायरेक्टली लवाइड, बट पैसे तो उसी की जेब में से जाते हैं अल्टीमेटली कस्टमर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाने जाते हैं तो आपको GST लगता है, तो आप जो भी GST पे करते हो, आप पे करते हो उसको, वो जाके पे करता है गवर्नमेंट को। सो विच इज़ इनडायरेक्टली पेड बाय यू, बट पे उसने करा, बट जेब से आपके गया। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन सेल परचेज और समथिंग। नाउ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो आपने पूछा, भाई इनकम टैक्स क्यों लगता है, विच इज़ टोटली ऑन योर इनकम, इट इज़ नॉट ऑन ट्रांजेक्शन। भाई आप पैसा कमाओगे, जितना पैसा कमाओगे उतने पे इनकम। आपने 10 लाख की शेयर परचेज पूरे साल में करी, जिसमें कि आपको 10 लाख की टोटल वैल्यू थी, 8 लाख परचेज थी, 2 लाख आपका प्रॉफिट हो गया, 2 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, विच इज़ सिंपल, विच इज़ डायरेक्टली पेड बाय यू एंड डायरेक्टली आप ही से इनकम टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यार बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। अब कई लोग उसमें से होंगे जो कि टैक्स पे कर नहीं रहे हैं, उनको शायद पता ही नहीं कि उनको टैक्स पे करना है। तो अगर मैं टैक्स पे नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा? सो ऑब्वियसली क्या कर लेगी सरकार? देखो, सबसे पहले जो शेयर मार्केट, इट इज कम्प्लीटली बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अभी जस्ट टू ऐड दिस ऑन, अभी इनकम टैक्स पोर्टल में कुछ टाइम से ही, लास्ट ईयर से ही एक नया सिस्टम आ गया, विच इज एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके पास AIS करके आपके इनकम टैक्स ID में जाओगे तो एक इंफॉर्मेशन आती है AIS में। आप अरे नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं होता कि AID क्या है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो छोटे तो अल्टीमेटली सीधा आंसर ये है कि भाई नोटिस आ जाएगा आपको। समझ रहे हो? आपकी डिटेल तो है ही, बैंक अकाउंट तो है ही, आधार नंबर भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा आपके पैन कार्ड पे, भाई आपने, आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इतना है, आपने इस पर टैक्स रिटर्न भरी नहीं आपने। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शेयर परचेज, सेल्स परचेज कर रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते। सो इन दैट केस वो भी हाँ, वही कह रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है, बट आप ये लगा लो, आपको लगता है कि कुछ पता नहीं है, बट गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। उनके पास पूरी डिटेल जा रही है आपकी बैंकिंग की, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो पूरा प्रॉफिट एंड गेन निकाल के बैठे हैं और नोटिस देने के लिए तैयार बैठे हैं। सो ये तो बहुत बड़ी भूल है अगर हम सेल कर रहे हैं और भर नहीं रहे। सो दैट इज़ ए गैप। सो बेसिकली भरना चाहिए, रिटर्न भी भरनी चाहिए, टैक्स भी भरना चाहिए। चलो ठीक है, नोटिस आएगा तो लोग थोड़ा इस डर से ही अब टैक्स भर देंगे। लेकिन हम भी इस पे बहुत सारा कंटेंट बना चुके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको सिंपल सरल भाषा में किसी को समझना हो तो व्हाट डज इट मीन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्वियसली।
देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है अगर आपने किसी भी शेयर को 12 महीने से ऊपर होल्ड करके रखा वो आता है लॉन्ग टर्म में, और अगर 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में। सो बेसिकली 12 मंथ्स अबव लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स से नीचे शॉर्ट टर्म। ओके। और अगर मैं इंट्राडे या F&O करता हूँ जो कि स्पेकुलेटिव इनकम होती है, तो क्या वो भी शॉर्ट टर्म में माना जाता है? नहीं, इंट्राडे और F&A दोनों ही बिजनेस इनकम में काउंट होते हैं। सो बेसिकली ये आपकी बिजनेस इनकम है, आप काम कर रहे हैं इसी चीज़ का। अच्छा, ओके। तो उस केस में दिस विल नॉट बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। तो उस केस में मेरे को इनकम टैक्स कैसे देना है फिर? वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट, आपको नॉर्मल जो आपका बिजनेस इनकम है उसी की तरह काउंट होगा जैसे हम कोई और बिजनेस करते हैं। तो क्विकली बता दो एक बार क्या है वो स्लैब्स, 2-4 जो भी हैं। फॉर एग्जांपल स्लैब रेट जो आपकी इनकम टैक्स की स्लैब रेट है कि 2.5 लाख से 5 लाख, फिर उसके बाद 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10। सो 2.5 लाख शुरू हो जाती है। कम अगेन? 2.5 लाख से मेरे को कोई टैक्स नहीं देना होता है? हाँ, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं करना होता। और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख तक का टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। सो बेसिकली अगर आप इंट्राडे और बिजनेस और F&A की बात करते हैं तो बिजनेस इनकम है तो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट, बाकी आपकी इनकम जुड़ेंगी और वो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग चलते हो तो शॉर्ट टर्म में आपका टैक्स रेट 15% है, लॉन्ग टर्म में आपका टैक्स रेट 10% है, बट लॉन्ग टर्म में आपका 1 लाख से ऊपर टैक्स रेट 10% है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका 2.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मतलब 1 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया, 1.5 लाख पे आपका 10% मतलब 15,000 टैक्स बन गया उस पर। मतलब मेरे टोटल 2.5 लाख के प्रॉफिट के ऊपर मुझे 15,000 का 15,000 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% के हिसाब से कटेगा। ओके। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% है। अगर सेम एग्जांपल की बात करें, आपने बोला 2.5 लाख पे 15,000 देना है, यही आपका 2.5 लाख अगर शॉर्ट टर्म होता विद इन ईयर आपने बेच लिया होता तो वो 2.5 लाख पे 15%, इसमें लाख की एग्जाम्पशन नहीं मिलती तो बेसिकली 37,500 रुपये आपके लगते। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 2.5 लाख के एग्जाम्पल पे 37,500 वर्सेज 15,000 का फर्क हो गया। और लास्टली अगर मैं इंट्राडे एंड F&O करता हूँ तो 0 से 2.5 लाख के प्रॉफिट तक मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है? कोई इनकम टैक्स नहीं देना। अगर मैं कोई और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ तो टोटल 2.5 लाख का प्रॉफिट है मेरे पास तो मुझे कुछ नहीं देना। उसके अलावा एक और आपको बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 2.5 लाख आपका 0% है, बट 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको एक रिबेट भी मिलता है। रिबेट मतलब सो बेसिकली अगर आपकी इनकम 4,90,000 है, चाहे वो शेयर में है चाहे किस में है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इनकम, तो आप पे एक्चुअली में कोई टैक्स नहीं लग रहा बिलो 5 लाख। तो आइडियली स्लैब रेट 2.5 लाख की जीरो है बट रिबेट मिलके 5 लाख ही है, तो आप ये लगा लो 5 लाख से कम आपकी टोटल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं पे करना। ये रिबेट का लॉजिक क्या है? अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको उस केस में जो टैक्स 2.5 से 5 की ब्रैकेट में लग रहा था उसकी पूरी रिबेट मिल जाएगी, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो टेक्निकली स्पीकिंग 5 लाख से कम कोई टैक्स नहीं है, सिंपल। अच्छा, मतलब 5 लाख अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख ही है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में मेरे को अलग से रिबेट मिलेगा। तो जो 0 से 2.5 लाख का स्लैब था इंट्राडे और F&O वाले के लिए, तो उस केस में वो 5 लाख तक चला जाएगा। 5 लाख तक चला जाएगा, बट ये टोटल इनकम है, कोई और इनकम भी है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडर जो है अगर फॉर एग्जांपल, हाँ जी, तो उस केस में वो 5 लाख तक का बिल्कुल स्लैब लेके चल सकता है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना। गुड। तो ये जो LTCG STCG होता है, आर दे एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन डेट कि मैंने आज ट्रांजैक्शन किया तो अगले 1 साल तक, या मुझे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन डेट बेसिकली टैक्स तो तब लगेगा जब आप बेचोगे। तो आप जब बेचोगे तब आप ये देखोगे कि मैंने खरीदा कब था, क्या वो 12 महीने पहले खरीदा था या विद इन 12 मंथ्स खरीदा था, उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं मान लो कि 31 जुलाई लास्ट डेट है तो मैं 30 जुलाई को अगर मैं शेयर बाय करता हूँ तो इट डिपेंड्स कि मैं बेचने कब वाला हूँ, उसके हिसाब से फाइनेंशियली डिसाइड होएगा। अगर मैं उसी दिन बेच देता हूँ तो फिर मुझे उसी साल देना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? देखो सिंपल है, मैंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने भी सेल परचेज ट्रांजैक्शन करी, मतलब जो भी मैंने बेचा बेसिकली, हाँ, वो जितना भी बेचा उसका टेन्योर डिसाइड करेंगे हम कि भाई वो 12 महीने में आ रहा है या लेस देन 12 मंथ्स में आ रहा है, उस हिसाब से आपका टैक्स रेट लग जाएगा। क्या भैया देखो, है तो स्टॉक मार्केट ही, तो प्रॉफिट भी होता है जिसमें लग जाएगा टैक्स, लेकिन लॉस भी होता है। तो उस केस में LTCG एंड STCG दोनों पे इज देयर डिफरेंस कि मैं अपने लॉस को कैन आई क्लेम समहाउ या कैन आई कैरी फॉरवर्ड इट? कुछ इसमें लॉज हैं? बिल्कुल। तो आपका जो भी शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की।
तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन एक ब्रैकेट है बहुत बड़ी, जिसमें अब उसका मतलब कैपिटल एसेट कुछ और भी शॉर्ट टर्म के गेन हो सकता है ना आपको, लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है ना आपको। तो उस केस में आप अपने शॉर्ट टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल उसके अलावा भी आपका बच जाता है, उस केस में आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। मुझे कुछ एग्जांपल दो इसका, मुझे कुछ एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का स्टॉक था और आपने बेचा 70,000 में, 30,000 आपका लॉस हो गया। आपको एक ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ और अज्यूमिंग कि उसका इनकम टैक्स लग रहा है उस पर। अब ये 30,000 मैं किसी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई और हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने को प्रॉपर्टी बेची है उससे आया है, उससे भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। उसको सेट ऑफ कर लिया, मान लो मेरा सेट ऑफ हुआ 20,000, 10,000 फिर बच गया। अब 10,000 मेरे को कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक मिल सकता है। तो ये जितना अमाउंट होगा उतना बेनिफिट होगा। बट इसमें ध्यान ये जरूर रखना है, जो लोग मिस्टेक करते हैं, लोग लॉस को अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे कि मेरे को इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर आप बताओगे नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप बताओ। और इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके जैसे मैंने शॉर्ट टर्म में बोला कि शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, बट इधर लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म गेन से हो सकता है। उसका कारण है भाई 10% है उसका टैक्स रेट और उसका 15 है। सो ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस हो गया ना गवर्नमेंट के लिए इस प्रॉब्लम के लिए, और इसको भी सेम 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, बट वन इंटरेस्टिंग दैट इज कमिंग आउट इज कि मैं अपनी बाकी की जो इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में है चाहे गोल्ड में है, उसको भी यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ क्या? सो बेसिकली कैपिटल एसेट है ना, कैपिटल गेन का मतलब कैपिटल एसेट, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बट इसमें थोड़ी डेफिनेशन फर्क होता है। शेयर के केस में मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 12 महीने का थ्रेशोल्ड है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, इसी तरह किसी और एसेट में वो 36 मंथ्स है। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म 36 मंथ से कम, 3 साल से कम और 3 साल से ऊपर। बाकी सब कुछ सेम कैप, मतलब बाकी सब कुछ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन क्या चीज बेची है वो अलग चीज है, उसके आगे रूल अलग हैं। तो बट इस तरह केस में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन यू सेड कि यू कैन ऑलवेज क्लेम, सो नॉट क्लेम, यू कैन ऑलवेज अनाउंस के डिक्लेयर करना पड़ता है कि भैया मेरे को लॉस है, मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये कहाँ पे यू हैव टू डू इट? जो भी आप ITR रिस्पेक्टिव फॉर्म भरोगे उसमें ऑप्शन होता है कि मेरे को ये कैरी फॉरवर्ड करना है, उसका एक अलग से पेज होता है जिसमें आपको वो फिल करना होता है। वो तो जो भी आपका टैक्स एक्सपर्ट होगा, जो भी आपका केस हैंडल कर रहा होगा वो मैनेज कर लेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर टैक्स एक्सपर्ट को आप स्पेसिफिकली बोलोगे भाई मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, भाई उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना, उस कैरी फॉरवर्ड के अलग से प्रॉपर पेज में डिक्लेरेशन में। ओके, ये जो टैक्स एक्सपर्ट है, कैन आई डू विदाउट दैट पर्सन? मैं खुद से टैक्स भर सकता हूँ? देखो, जो खास तौर पे शेयर मार्केट वाला है ना, इसमें थोड़ी सी डिटेल जो है शेयर की फुल फ्लेज डिटेल जाती है, काफ़ी डिटेल जाती है। तो एक इंडिविजुअल के लिए करना थोड़ा सा उसमें गैप ही हो सकता है। आप कर सकते हो, आजकल तो नॉलेज सब कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि इस केस में थोड़ा गैप हो सकता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशन नहीं करा, कुछ आपने डिक्लेयर ही नहीं करा, तो फिर दिक्कत उसमें ओवरऑल उसकी क्वालिटी में, रिटर्न की क्वालिटी में ऐसा कुछ मुश्किल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, या कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान रखें तो बंदा ट्राई कर सकता है? सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। पॉइंट क्या होता है, आप इस केस में आपकी शेयर की फुल डिटेल जा रही है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स का वॉल्यूम, जो बंदा नॉर्मली शेयर सेल परचेज कर रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म में, इंटरडे की बात भी नहीं कर रहा मैं, उस केस में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसको उतना देना एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स, सो यू कैन लर्न इट बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स। और जनरली ये जो टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं ये CAs होते हैं या CAs ही होते होंगे? नॉर्मली ऑब्वियसली CAs थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा बेटर हो जाता है, बट यस जो भी टैक्स एक्सपर्ट होगा जो इसको हैंडल कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, कैन हैंडल दैट। और ये कितना खर्चा होता है अगर किसी से रिटर्न भरवानी हो तो? सो देखो, ये रिटर्न का जो एक्सपेंस है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब मेट्रो, नॉन मेट्रो सिटी, Tier 3 सिटीज़ में चले जाओगे तो वहाँ पे रिटर्न का रेट मेरे ख्याल से स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 ऑल्सो, 500 ऑल्सो समटाइम। अच्छा, बट आप मेट्रो सिटीज में चले जाओगे और बेस्ड ऑन योर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप बात ही शेयर मार्केट के कर रहे हो तो शेयर मार्केट के रिटर्न को थोड़ा सा तो चार्जेस होती हैं, बट यस
It starts from, based on the volume, it starts from 1000 in a normal tier 2 type of cities. अच्छा, वॉल्यूम मतलब जितने ज़्यादा ट्रेडिंग की मैंने जितनी उतना ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। करेक्ट। वो तो आपके ओवरऑल, क्योंकि रिटर्न में अकेली शेयर मार्केट का तो आना नहीं है, ओवरऑल आना है। अब आप अकेले कर रहे हो वो अलग चीज़ है कि अकेला शेयर मार्केट ही कर रहे हो, बट अगर आपकी ओवरऑल इनकम देखनी है तो उस बेसिस पे असेस करा जाता है। सो ये मैंने जो आपको चार्जेस बताए एक स्टार्टिंग रेंज है, कैन बी बेस्ड ऑन द, क्योंकि ये रिटर्न टू रिटर्न वेरी कर सकता है। मतलब अगर मुंबई वगैरह बैंगलोर बैठे हैं तो ये रेट थोड़ा 2000 तक जा सकता है मोर और लेस। करेक्ट, वो भी अच्छा, स्टार्टिंग रेंज होगी। ओके। एक यूज़र ने सवाल पूछा है, वेयर टू डिक्लेयर एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम बायबैक अंडर सेक्शन 115 QA इन ITR 3। तो पहले तो मैं आपको 1115 QA होता क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में मैं आई विल गिव यू सम लाइनर। ये बेसिकली बायबैक ऑफ शेयर है कि कंपनी ये क्यों करा जाता है। नॉर्मली करा जाता है कि कंट्रोल और ओनरशिप, मेरे को मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी लिस्टेड ओनर का प्रमोटर हूँ, तो प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी है, तो उस केस में वो बायबैक करता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन शेयर मार्केट का करेक्शन हो जाता है, उससे थोड़ा सा अगर शेयर की वैल्यू डाउन है तो वो थोड़ी बेटर हो जाती है, इट गिव्स अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है क्योंकि आपके ओवरऑल। सो ओवरऑल दिस इज द रीजन बायबैक करा जाता है। बट अब हम बायबैक को क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट है बेसिकली आपके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आप जो फॉर्म भरोगे उसमें आपकी प्रॉपर डिटेल होगी 1115 QA की, वहाँ पे आपको फिल करनी है कि क्या था, क्या डिटेल है, बेसिक डिटेल, दैट्स इट। और ये जो टैक्स एक्सपर्ट होते हैं ये जनरली एक इनकम टैक्स फाइल करने को कितना खर्चा लेते हैं? अगर हम इसकी बात करें शेयर मार्केट के, मतलब आप शेयर ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में क्या है, थोड़ी डिटेल ज़्यादा जाती है, आपको शेयर वाइज डिटेल देनी पड़ती है, पूरा आपका देखना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट है। उस केस में ऑब्वियसली थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं, बट एक नॉर्मल रिटर्न के चार्जेस एक्चुअली डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन पे, टियर 2, टियर 3, टियर 1, मेट्रो सिटीज़, नॉन मेट्रो सिटीज़। तो अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम कोई भी रिटर्न, मेरे को अब मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा, स्टार्ट फ्रॉम 500 से स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम मेट्रो की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1000। तो अब आपके वॉल्यूम के बेस पे वो ज़्यादा भी हो सकता है, और ऑब्वियसली रेंज यही रहेगी कि उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है बेस्ड ऑन आपका वॉल्यूम क्या है। मतलब शुरू 500 से हो जाएगा छोटे शहर में, और ये 1000, 1500, 2000 तक भी जा सकता है अगर कोई बड़ा। हाँ, ज़्यादा भी जा सकता है। और कौन कौन से ITR फॉर्म्स आर नेसेसरी अगर बंदा ट्राई कर रहा है खुद से टैक्स भरने के लिए, तो कौन कौन से ITR फॉर्म्स दैट पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ? शेयर मार्केट में भी ना आप दो तरह के हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो अलग चीज़ है, और अगर आपका इंट्राडे और F&A है तो वो बिजनेस इनकम है। तो उस केस में आपको मैं दोनों हेड बता देता हूँ। आप नॉर्मली ITR, अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हो, कभी कभी करते हो, तो आप ITR 2 बिल भर सकते हो, कोई और कुछ है नहीं आपका इन दैट केस। अगर कोई और है तो उसके हेड के साथ भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस इनकम भी है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी है, तो आप ITR 3 भरोगे या ITR 4 भरोगे। अब ITR 3, 4 कब भरते हैं? ITR 4 बेसिकली भरा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब आ जाता है कि आपकी टैक्स रेट की स्लैब आप प्रिजम्पशन के बेस पे जा रहे हैं, रेदर देन फॉर एग्जाम्पल आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ से नीचे है, उस केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर सकते हो कि उस केस में आपका डायरेक्ट 8% और 6% टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, दैट्स इट, कुछ नहीं आपको करना। फॉर एग्जांपल आपकी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे नेट प्रॉफिट, बट अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर है और आपने प्रिजम्पटिव नहीं लिया या 2 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में आपको ITR 3 भरना है, जिसमें डिटेल प्रॉफिट आपका जाएगा, खर्चे जाएंगे, P&L जाएगा, बैलेंस शीट जाएगी उस केस में। अब बेस्ड ऑन जो आपकी रेफरेंस उसमें आप फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फिल करना है, फॉर्म फिल करना है। कि चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक बंदा है, एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर भी है, वो उसने पूरे साल में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 4 लाख उसने कमाया लॉन्ग टर्म में और 3 लाख उसने शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कमा लिया, और 1 लाख ही उसने इंट्राडे कर ली। अब उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब देखो, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो सिंपल है। शॉर्ट टर्म में आपके पास 4 लाख इंटू 15% 60,000 हो गया, और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म 3 लाख था, 1 लाख की एग्जेम्पशन होगी तो 2 लाख पे आपका 10%, मतलब 20,000 हो गया, टोटल 80,000 तो यहाँ से बन गया। अब आपका
मान लो इस केस में आपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पूरा दिखा रहे हो, तो इस केस में आपके खर्चे वगैरह भी आपको एग्जाम कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे आपका बिजनेस इनकम में काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ 1 लाख की इनकम करी, आपके कोई खर्चे थे, जो भी खर्चे थे 20,000 के खर्चे थे, तो 80,000 हो गया। और क्योंकि आपकी इनकम ओब्वियसली 2.5 लाख या 5 लाख से तो ऊपर है ही, 4 लाख और 3 लाख जो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिस्कस करा, तो अज्यूम करते हैं आप 20% की स्लैब में आते हो, तो आप लगा लो 80,000 पे 20% 16,000, तो टोटल टैक्स आपका 60, 20 प्लस 16 मतलब 96,000 आपका टैक्स बन गया। मतलब 8 लाख का प्रॉफिट पे करीब 1 लाख रुपया मेरे को सरकार को देना पड़ेगा इस एग्जांपल के हिसाब से। तो चलो अभी अपन इक्विटी और इंट्राडे से बाहर आते हैं। लेट्स से कोई एसआईपी कर रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे लगातार पैसे रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में टैक्सेशन का क्या लॉजिक होता है? देखो सिप की बात कर रहे हैं हम, तो सिप के केस में क्या होता है कि आपने वो कहानी सेम है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली, बेचा कब है, आपका टोटल पीरियड काउंट होगा उसके हिसाब से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और उसी हिसाब से टैक्स रेट लग जाएगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, आकाश पूछ रहे हैं कि हेलो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे कलेक्ट टैक्स, कि टैक्स को कलेक्ट कैसे करते हैं। वो एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं +2 में। पहली बात तो +2 में पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया बात है। सो इवन इफ़ आई मेक मनी, अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता भी हूँ तो क्या मेरे को +2 में हूँ मैं, क्या मुझे टैक्स देना है? ही हैज़ नो आइडिया, सो उस पर वो पूछ रहे हैं डज दैट मैटर। उनके पास पैन कार्ड भी नहीं होगा, पता नहीं, माइनर डीमेट अकाउंट होगा। अब देखो, अब अगर वो देखो पैन कार्ड वाला आंसर तो वही 18 साल वाला है कि 18 साल से नीचे हो तो आपकी इनकम आपके पेरेंट्स में मर्ज होती है, ठीक है। Correct. अगर आप 18 से +2 में है तो मे बी वो 18 साल टच कर रहे होंगे, 18 साल के आसपास होंगे, तो उसके इसमें उनको पैन कार्ड अप्लाई करना चाहिए, और आपकी इनकम सेम जैसे टैक्सेबल अभी हमने डिस्कस करा वैसे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्स लगेगा भैया, चाहे आप कोई टैक्स तो लगेगा। देखो टैक्स में तो भागना नहीं चाहिए, जो है वो तो है। सीए तो यही कहेंगे ना। So, if I अगला है सवाल बिस्वजीत पॉल कि अगर मैं 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करता हूँ और 10 साल बाद ही 10 लाख 1 करोड़ हो जाता है, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और उसके पास कोई और इनकम सोर्स और उनके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है। एक बिस्वजीत पॉल पूछ रहे हैं कि इफ़ आई इन्वेस्ट, अगर मैं आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और 10 साल बाद वो 10 लाख का 1 करोड़ रुपये हो जाता है, मेरे पास कुछ और सोर्स नहीं है इनकम, तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब ये आंसर तो शायद मैं ही दे सकता हूँ कि 10 लाख का 1 करोड़ हुआ मतलब 90 लाख का प्रॉफिट, और सिंस ये लॉन्ग टर्म में है 10 साल, तो LTCG लगेगा। LTCG में 1 लाख का एग्जम्पशन मिलता है, तो 89 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना है, मतलब करीब 8.9 लाख। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। क्या बात है, मतलब फिर तो कमाल होगी, थोड़ी देर वीडियो में ही आप तो टैक्स एक्सपर्ट हो गए। बस ऐसे ही है, इतना ही आता है बस। दीपक खन्ना पूछ रहे हैं कि इफ़ आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, अगर मैं सिर्फ यही करता हूँ और 10 लाख बनाता हूँ साल का, और मैं अगर इफ़ आई बाय शेयर ऑफ ऑल प्रॉफिट अमाउंट, फिर मैं शेयर दोबारा खरीद लेता हूँ 10 लाख के, और मार्च तक एंडिंग से पहले उसको होल्ड करके रखता हूँ, तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? देखो सिंपल लॉजिक है, जब बेचोगे, जब सेल करोगे तब टैक्स लगेगा, उसके बाद जो किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जीवन जाना कह रहे हैं कि अगर किसी स्टॉक को 1 लाख प्लस प्रॉफिट को सेल करके सेम अमाउंट को किसी और स्टॉक में पोजीशन लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है, तो उसमें भी LTC देना पड़ेगा? तो इट डिपेंड्स अगेन द टाइम लाइन। सी गाइज, फंडामेंटल समझना है अपने को। अब ये ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे आ सकते हैं आगे भी, बट एज लॉन्ग एज कि आप बेच कब रहे हो, तो 1 साल से पहले बेचा तो अलग मुद्दा है, 1 साल के बाद बेचा तो अलग मुद्दा है, इंट्राडे किया, F&O किया तो अलग मुद्दा है। तो लॉजिक समझना है दोस्तों। महेश सांखला पूछ रहे हैं कि इस साल इफ़ आई बुक 2 लाख प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, टोटल इनकम इज़ 2.5 लाख इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट प्रॉफिट, तो मतलब कुछ और काम भी है इनका। एंड इफ़ आई पेड 15% और सारा टैक्स फ्री है, क्योंकि 2.5 लाख पे तो इनकम टैक्स देना नहीं होता है। करेक्ट। तो करेक्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, करेक्ट? बिल्कुल। तो अगर मेरे को लगता है मेरे को तो क्वेश्चन आंसर देने की जरूरत ही नहीं, आप दे ही रहे हो। ये छोटे मोटे तो मैं दे सकता हूँ, बट यार आई डोंट हैव टू फाइल द रिटर्न एज वेल। नहीं देखो, 2.5 लाख से, अब रिटर्न आपने क्वेश्चन पूछा है, रिटर्न कब फाइल करनी है? 2.5 लाख से ऊपर है तब आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, 2.5 लाख से नीचे है तो आपकी रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी नहीं है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके दिमाग में एक सवाल रहता है टैक्स ऑडिट को लेके और टर्नओवर को लेके, इन दोनों का कोई आपस में रिश्ता है? बिल्कुल। तो
पहले दोनों अलग अलग चीजें बात करते हैं। टैक्स ऑडिट कब कराया जाता है? टैक्स ऑडिट तब कराया जाता है जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो आपके टैक्स ऑडिट में उसमें कवर हो जाते हैं। तो टैक्स ऑडिट में होता क्या है, आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर ऑडिट करता है, चेक करता है, जो गाइडलाइन है उसका एक फॉर्म है जिसको फिल करना पड़ता है, वो सीए ही फिल करता है। अब अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ आपकी टर्नओवर है, उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है। उस केस में 8% और 6% सीधा सीधा आपका टैक्स लग जाएगा। अब 8% क्या है? 8% इन केस ऑफ अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में होती है तब, अदर देन बेसिकली बैंक, और 6% अगर बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, जो कि नॉर्मली शेयर मार्केट में तो बैंकिंग के थ्रू ही होता है, तो आपका 6% पे लगता है। और अगर 2 करोड़ से ऊपर हो तो डेफिनेटली आपका टैक्स ऑडिट होना ही है। अभी एक नया क्लोज भी आया है जिसमें अगर आपका ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका अगर 95% से ऊपर आपका बैंकिंग के थ्रू होता है, मतलब कैश के थ्रू आपका 5% से कम होता है, उस केस में आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाती है। तो आपका मतलब ओवरऑल 10 करोड़ लिमिट बढ़ जाती है। सो ये एक नई रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। अब इस केस में जो इंट्राडे वाले हैं या F&A वाले हैं, क्योंकि उनकी इनकम बिजनेस इनकम है, तो उनको ये ध्यान रखना है। उनके लिए क्वेश्चन है, भाई मेरी टर्नओवर क्या है? अब आपकी टर्नओवर फॉर एग्जांपल इंट्राडे की बात करते हैं, तो इंट्राडे में डेली के बेसिस पे जो सोल उन्होंने लॉस करा या प्रॉफिट करा, नेट प्रॉफिट लॉस जो भी है वो उनकी टर्नओवर है। आज मैंने 50,000 का प्रॉफिट करा तो मेरी 50,000 की टर्नओवर है, 50,000 का लॉस करा तो 50,000 टर्नओवर में काउंट होगा। अच्छा, वैसे स्टॉक मार्केट का टर्नओवर का लॉजिक कुछ और होता है कि मैंने 1,000 रुपये का शेयर बाई किया, 1,500 का बेचा, तो 2,500 मेरा टर्नओवर है। नहीं, इस केस में आपकी इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव के बेस पे इंट्राडे की अभी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका जो नेट बना प्रॉफिट है उस डे का 50,000 रुपये, वो आपकी टर्नओवर है, समझ रहे हो? अच्छा। अगले दिन लॉस बना 50,000 का, वो आपकी टर्नओवर है। उसको टोटल ऐड कर लोगे तो आपके पूरे साल की टर्नओवर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा। सिंपल। उसके बेसिस पे आप अपने स्लैब रेट जो भी आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जो भी आता है, दैट इज सेइंग कि सीए को हायर करो, क्योंकि एक बंदा अगर दिन में 2 ट्रेड भी करता है, महीने में 40 ट्रेड भी करता है, साल में 500 ट्रेड करेगा, तो वो कहाँ टर्नओवर चेक करता रहेगा, सब में प्रॉफिट कितना था। करेक्ट। अगर हम F&O की बात करें तो F&O में भी लॉजिक मोर और लेस सेम है। तो मान लो फॉर एग्जांपल किसी F&O में आपको लॉस प्रॉफिट हुआ 40,000 का, एक में लॉस हुआ 30,000 का, उस केस में आपकी टर्नओवर 40 + 30 70 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली एक में 40 था, एक में 30 था, एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, बट टर्नओवर 70,000 की होगी। नेट शायद आपका प्रॉफिट आपका 10,000 ही हुआ, बट आपकी टर्नओवर 70 काउंट होगी। सो ये लॉजिक है, सिंपल। ओके, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। होपफुली ये जो लोगों के सवाल थे शॉर्ट टर्म को लेके, इंट्राडे को लेके, F&O को लेके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके, रियल एस्टेट, गोल्ड को लेके भी फॉर दैट मैटर, होपफुली सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो डेफिनेटली कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल हैव ईशांत अगेन इन केस रिक्वायर्ड टू हेल्प अस आउट विद दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ईशांत। Thank you very much for giving me an opportunity, Aseem. तो definitely it's a pleasure for me to be on this platform. अगर आगे भी आपको कोई ज़रूरत हो या आपके व्यूअर्स को कोई ज़रूरत हो, प्लीज़ फील फ्री, कभी भी हम दोबारा इंटरेक्ट कर सकते हैं।